नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। पश्चिम बंगाल में कल 5वें चरण का मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस चरण में राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है, तो वहीं तमिलनाडु और केरल में बढ़ते पारे को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टियों को दोपहर में चुनाव प्रचार न करने की सलाह दी है। तो उधर केरल की बात करें तो वहां पर बीजेपी तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने का दावा कर रही है। इन सभी मुद्दों पर देखेंगे हम तमाम महत्वपूर्ण रिपोर्टरों से जानेंगे जमीनी हालात, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास चुनावी खबरों पर। तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा आज हुई समाप्त। विधानसभा चुनाव के लिए 16 मई को डाले जाएंगे वोट। केरल में मुख्यमंत्री ओमान चांडी समेत कई दिग्गजों ने भरा अपना नामांकन पत्र। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 5वें और छठे दौर के मतदान के पूर्व और बाद में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए निषेधाज्ञा के दिए हैं आदेश। पुडुचेरी में पीडब्ल्यूएफ के सहयोगी दल एमटीएमके ने प्रत्याशियों की घोषणा की। 30 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में एमटीएमके 4 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। तो पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरों के बारे में। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुछ दिन पहले विपक्ष ने चुनाव आयोग से चुनाव वाली जगहों पर धारा 144 लागू करने की मांग की थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर भारी अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक ने। हम अभी खड़े हैं बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख कंस्टिट्यूएंसी भवानीपुर में, जहां से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ दीपादास मुंशी कांग्रेस से हैं, तो बीजेपी की ओर से सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र कुमार बोस चुनाव लड़ रहे हैं। मैं यहाँ शहर के मुख्य चौराहे पर हूँ और देख सकते हैं कि जो स्टैटिक सर्विलेंस है, चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किया, स्टैटिक फ्लाइंग स्क्वाड 159 एसी जो इस चुनाव विधानसभा क्षेत्र की संख्या है, आप देख सकते हैं कि स्टैटिक सर्विलेंस हो रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवान काफी मुस्तैदी से अभी से ही पेट्रोलिंग कर रहे हैं। We have 6,979 polling premises where central forces will positively be there. In addition to that, all sectors will be manned by all the sector forces will be having central forces with them, and we have our kind of the surveillance of all those arrangements. Will be having observers also. भवानीपुर विधानसभा में जो मतदाता हैं, आम मतदाता हैं, कल अपने फ्रेंचाइज का वो प्रयोग करेंगे। बाबा, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप मतदाता हैं, आपको क्या लगता है कि कल जो चुनाव होगा, विगत के 4 जो चरण के चुनाव हुए हैं और शांतिपूर्ण हुआ है, आपको क्या लगता है कि सुरक्षा बल और चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही है? अच्छा ही होगा, यहाँ खूब शांति भावे होगा है। आशा करते हैं कि हम लोग सब अच्छा ही से वोट देने जाएंगे, अच्छा ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने जैसे काम किया, हम लोग अभी तक जो भी हुआ खूना खुनी नहीं, थोड़ा बहुत तो होते ही जाता है, ऐसे को आदमी है। ऐसी तो बाकी का इलेक्शन ऐसे जो जहाँ जो है 5 दफ़ा तो अभी तक इलेक्शन हो गई है, जहाँ 5 दफ़ा इलेक्शन हो गया, अभी तक शांतिपूर्ण इलेक्शन होगा। शाम के 4 बज रहे हैं, मतदान कल सवेरे 7 बजे से है, लेकिन हमारे देखिए सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। यहाँ पर ईवीएम मशीन रखा हुआ है, कर्मचारी जो मतदान करवाएंगे वो यहाँ पर मुस्तैदी से यहाँ डटे हुए हैं। इसके अलावा एक मंत्री जो मदन मित्रा हैं, जो शारदा कांड में जेल में है, उन पर भी सर्विलांस रखने की बात कही गई है। यानी कि वो उनका ये गृह क्षेत्र है, वो यहाँ रहेंगे जरूर, हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं, कैदी भी हैं, लेकिन उनकी हर एक जो कार्यप्रणाली है उस पर निगाह रखी जाएगी। वो मोबाइल फोन का यूज नहीं कर सकते हैं। पिछले बार का तरफ से उतना जो गंडगोल जो सिचुएशन था पहले, अभी नहीं है। तो इसीलिए हेड्स ऑफ टू निर्वाचन कमीशन और पुलिस प्रशासन। भवानीपुर के मतदाताओं का मानना है कि चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किया है, इससे वो निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे। कैमरामैन आदित्य के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, भवानीपुर। तो 5वें दौर के लिहाज से कह सकते हैं कि भवानीपुर अपने आप में एक वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, क्योंकि ममता बनर्जी खुद यहां से चुनाव मैदान में है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं और हर दौर में चुनाव आयोग मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने में अभी तक सफल रहा है। 5वें दौर के लिए आयोग की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के
प्रहरी हैं जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान को भयमुक्त वातावरण में सुनिश्चित करने के लिए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कुल 53 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें 349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 43 महिलाएं हैं। ये चरण बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए कुल 14,642 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और करीब 16,838 ईवीएम और 1,024 वीवीपैट द्वारा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। कुल 1,075 मॉडल पोलिंग बूथ हैं, जिनमें से 390 महिला संचालित बूथ हैं। लोकतंत्र के इस महोत्सव में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ चढ़कर है। हम आपको मिलाते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि महिलाएं वोट ही देने नहीं जाती, आप लोग तो वोट कराने जा रही हैं। वोट कराने जा रहा हूँ हम। किसी तरीके की कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई असुरक्षा भाव, कोई भय? अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये चरण खासा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा और साथ ही साथ उन चेहरों पर का भी सियासी मुस्तकबिल तय होगा जो नारद निस्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए थे। भारतीय निर्वाचन इतिहास में पहली दफा ऐसा होगा कि जब साउथ कोलकाता के एक मतदान केंद्र की जिम्मेदारी पूरी तरह से किन्नर संभालेंगे। तो बंगाल के जनगण से अपील है कि घरों में मत बैठे रहिए, मतदान केंद्रों की तरफ उमड़िए और एक बार फिर से लोकतंत्र को विजयी बनाइए। कैमरा पर्सन एल लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, अलीपुर, कोलकाता। तो हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार मिश्र धूप में निकल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हर एक से अपील कर रहे हैं कि आप आएँ और वोट करें। तो जाहिर सी बात है ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिनके हिस्से में कल आने वाले समय में मतदान होगा, जिनके इलाकों में। हमारे दोनों सहयोगी कुमार आलोक और अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी मिश्र हमारे साथ में कोलकाता से हैं, तो कुमार आलोक हमारे साथ में भवानीपुर से हैं। कुमार, पहले रुख आप ही का करेंगे क्योंकि आप भवानीपुर में मौजूद हैं और 5वें दौर के लिहाज से बात की जाए तो ये वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई क्योंकि ममता बनर्जी खुद मैदान में। लेकिन 2011 से लेकर 2014 में किस प्रकार के एक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला है? अभी 2016 के लिहाज से कहां पे खड़ा देख रहे हैं आप? देखिए, परिवर्तन यहाँ की जो आम जनता का मानना है कि परिवर्तन के नाम पर जो उन्होंने 2011 में मैंडेट दिया था ममता बनर्जी को और जो कुछ वायदे उन्होंने किए थे, खासकर युवाओं के रोजगार को लेकर के, या एक कोलकाता को हैदराबाद बनाने के लिए, जो साइबराबाद है, कोलकाता को हाईटेक सिटी बनाने के लिए, तो ये सारे जो उनकी जो ये जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व था वो मतदाताओं का कहना है कि वो पूरा नहीं कर पाई हैं। और इसके अलावा और भी जो कोलकाता को डेवलपमेंट को लेकर था, गांव जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के था कि इतना हजार हम रोजगार पैदा करेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के अंदर ये देखा गया कि उन वादों को फुलफिल नहीं किया जा सका। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे यहाँ पूरे कंस्टिट्यूंसी में अगर आप जाएंगे, किसी भी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे तो हर मतदाता इन दोनों मुद्दों के बारे में जरूर चर्चा करेगा। जी, अश्विनी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, जो बात आलोक कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो पाना, बेरोजगारी होना अपने आप में बड़ा मुद्दा है, लेकिन 5वें दौर में कुछ और मुद्दे हैं। उनमें से एक मुद्दा ये भी है कि शारदा घोटाले में जिन तमाम बड़े नामों का जिक्र हुआ, उनमें से इस 5वें दौर में तमाम लोग अपनी किस्मत आजमाना है राजनीतिक रूप से। किस प्रकार की चर्चा आम जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर? जी आर्येंद्र, अगर नारद स्टिंग ऑपरेशन की बात करें तो नारद स्टिंग ऑपरेशन के कई बड़े चेहरे और जो कि राज्य में मंत्री भी हैं, उनके भाग्य का फैसला होगा। और शारदा घोटाले में जेल में बंद मदन मित्रा का जो गृह क्षेत्र है, जहां से ममता बनर्जी खुद मैदान में है और जो कि एक तरीके से उनके लेफ्टिनेंट माने जाते हैं और काफ़ी उनका दबदबा भी है, इस तरीके से के क्षेत्र से जहाँ से ममता बनर्जी प्रतिनिधित्व करती हैं, वो मदन मित्रा का अपना क्षेत्र है जो जेल में बंद है और फिलहाल सीने में शिकायत की वजह से अस्पताल हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। अगर अन्य नामों की बात करें तो नारद स्टिंग ऑपरेशन में सोवन मुखर्जी जो कि यहाँ से कोलकाता के मेयर हैं, उनके भाग्य का फैसला होगा। बालीगंज एक क्षेत्र है जहाँ से सुब्रत मुखर्जी हैं, उनके भाग्य का फैसला होगा, ये भी नारद स्टिंग ऑपरेशन में थे। इसके अलावा अगर देखें तो हाकिम फिरहाद हाकिम जो कि मंत्री हैं, वो कोलकाता पोर्ट क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उनके भाग्य का फैसला होगा। और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को बेहद
बेहद तरीके से, आक्रामक तरीके से उठा रही थी, वो जनता के मन में, अंतर्मन में कितनी पैठ बनाई है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, इसका भी लिटमस टेस्ट होगा। इन सब मुद्दों के अलावा अगर देखें तो मैं खुद ये ईडन गार्डन के सामने खड़ा हूँ। ईडन गार्डन का एक एरिया है, साल्ट लेक का एक एरिया है, यहाँ के पॉश इलाके और साथ ही साथ वो इलाके भी हैं जहाँ पर लोग दाने दाने के लिए मोहताज भी हैं। बेहद गरीबी है पूरे बंगाल में और वो कल कोलकाता में भी दिखती है। एक तरफ जो खुद ही घोड़े की तरह चलने वाली गाड़ियां चलती हैं तो कहीं मर्सिडीज चलती हैं। ये सारे मुद्दे हैं, गरीबी, भ्रष्टाचार और साथ ही साथ बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जी। निश्चित तरीके से जनादेश, बिल्कुल जाहिर सी बात, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द का जो चुनाव घूम रहा है वो उसमें कल बहुत कुछ चीजें तय होनी, कम से कम 53 विधानसभा सीटों के लिहाज से। आप दोनों हमारे साथ रहिए, लेकिन हम आपसे आगे भी आके बात करेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जूट मिलें कभी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इकाई हुआ करती थी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद ये मिलें बंद हो गईं और लोग बेरोजगार हो गए हैं। जूट मिलों से जुड़े अहम मुद्दों की पड़ताल पर निकले हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्र। पश्चिम बंगाल के बजबज विधानसभा क्षेत्र का ये बिरला का जूट मिल है। इसमें 4 संयंत्र चलते थे, 4 फैक्ट्रियां थी, 3 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। 4 गेट थे, अकेला यही गेट है जाने के लिए। 3 गेट से अब मजदूर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दाने दाने के लिए मोहताज हैं। ये तिनका तिनका जोड़ के, रेशा रेशा बुन के लोगों की जिंदगी चलाते थे, लेकिन आज खुद ही इनका तिनका तिनका बिखर गया है, मन का बिखर गया है। हम खुद बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि क्या हैं इनकी दुश्वारियाँ। सारे फैक्ट्री यहाँ बंद हो गए और यहाँ पर कोई भी बच्चे लोगों को पढ़ने उड़ने का भी असुविधा है। कितने लोग इस आजीविका से जुड़े थे, आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो दर दर के मारे फिर रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, बाल बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पे एक तो पेंशन नहीं है, फिर पीएफ का पैसा भी नहीं मिला, ग्रेचुइटी भी नहीं मिला, बहुत लोगों का बहुत फंड का पैसा कुछ भी नहीं है, बहुत जो बुजुर्ग है उसका आज ईएसआई का फैसिलिटी भी नहीं है। तो इस हालत में अब परिवार चलाना और बच्चों को पढ़ाना दोनों बहुत मुश्किल चीज़ है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और मिलों के बंद हो जाने के बाद यहाँ के लोग भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। यहाँ के जो मजदूर हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मजदूरों की ये स्थिति हो गई है कि भूखमरी का वो शिकार हो गए हैं। उनके घर में बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही हैं। तकरीबन 40 लाख किसानों की आजीविका और 4 लाख मजदूरों की आजीविका जूट मिलों पर निर्भर करती है। अकेले बजबज क्षेत्र में आधा दर्जन से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और जूट मिल बंद हो चुके हैं। मजदूर या तो मजबूरी में जी रहे हैं या फिर केवल और केवल मजदूरी से जी रहे हैं। बेहद अमानवीय परिस्थितियों में जीने वाले इन लोगों की समस्याओं का समाधान मौजूदा सरकार और पूर्ववर्ती सरकारें अभी तक नहीं कर पाई हैं। कैमरा पर्सन एन लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, बिरला नगर, बजबज। हम अपने दोनों सहयोगी संवाददाताओं से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट। रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट। रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल।
तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर। शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मारीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। और ब्रेक के बाद जनादेश में आप सभी का स्वागत है। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कल होने वाले 5वें चरण के चुनाव जो कि पश्चिम बंगाल में होना है, उसके मुद्दे क्या है। हमारे दोनों सहयोगी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, छोटा सा जवाब से चाहेंगे कि बंद होते उद्योग और बेरोजगारी की समस्या कितना बड़ा मुद्दा है, खासतौर से इस 5वें चरण के लिहाज से? बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर और इन्हीं परिवर्तन के नारों को लेकर ममता बनर्जी ने यहाँ पर सत्तासीन हुई थी और वो वादे, वो जो जनता से किए गए वादे थे वो पूरे नहीं हुए। और जो भले ही वामपंथी दलों के ज़माने में औद्योगिक इकाइयों के मरने की संख्या ज़्यादा थी, काफ़ी तेज़ी से उनका विलय हुआ और वो समाप्त हुई, रुग्ण इकाइयाँ खत्म हुई, लेकिन जो रुग्ण इकाइयाँ चल रही थी उनके पुनर्जीवन के लिए, उनके उन्नयन के लिए जो वादे किए गए थे, जो उनकी पुनर्स्थापना की जो बात की गई थी ममता बनर्जी द्वारा, वो भी पूरा नहीं हुआ। इवन जो जूट मिले हैं ताबड़तोड़ तरीके से बंद हो रही हैं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात मुद्दा आप जो बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि वो जो परिवर्तन की बड़ी बात थी अश्विनी, वो होता नजर नहीं आया। हमारे सहयोगी आलोक भी हमारे साथ में मौजूद है। आलोक, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो लगातार चुनाव आयोग बड़ी तमाम कोशिशें कर रहा है। इस 5वें दौर के लिहाज से कुछ और नए कदम उठाए गए हैं, किस प्रकार के सुरक्षा इंतजाम? देखिए, नए कदम की अगर बात करें तो एक तो जो हुगली नदी है, हुगली नदी की उस तरफ है हुगली डिस्ट्रिक्ट है और इस तरफ साउथ 24 परगना है। तो इस बार वाटर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई, यानी नाव पर वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाएगी कि कहीं से घुसपैठ नहीं हो सके। जितने भी जिले हैं, आउटसाइडर जो जिले हैं आपके, झारखंड है या उड़ीसा है, उन जिले के नाकाबंदी कर दी गई है। साथ ही जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ भी नाकाबंदी की गई है। बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया सौबिन जो मदन मित्रा है, जो मिनिस्टर रहे हैं ममता बनर्जी के मंत्रित्व में, मुख्यमंत्रित्व काल में, तो वो अभी जेल की सजा में हैं और शारदा कांड में, तो उन पर स्पेशल सर्वेलेंस इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इनको स्पेशल सर्वेलेंस में लिया जाए और इनको मोबाइल से बात करने बिल्कुल, एक तरीके से हर संभव कोशिश कहीं ना कहीं आलोक चुनाव आयोग करता नजर आ रहा है। किसी प्रकार की भी कहीं ना कहीं पूरी जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों पे अपडेट्स के लिए। और पश्चिम बंगाल के बाद अब हम कुछ अन्य राज्यों की बात करते हैं। पहले बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में चुनावी पारा तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है गर्मी, लेकिन चुनाव आयोग की अपील के बाद भी राजनीतिक पार्टियां गर्मी की परवाह किए बिना तपती धूप में चुनाव प्रचार लगातार कर रही हैं। तमिलनाडु में कड़ी धूप में तमाम उम्मीदवार प्रचार पर निकले हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी का प्रचार जोर शोर पर सैदापेट कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन जो है बीजेपी के प्रत्याशी के लिए यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंची है। कड़ी धूप के बीच दोपहर के 12 बजे है और इस वक्त तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और निर्मला सीतारामन लोगों के सामने एक ही मुद्दा रखती हैं और वो है एक बेहतर प्रशासन। और उनका ये कहना है कि तमिलनाडु में जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही है, उसे खत्म करने का समय आ गया है और लोगों के सामने एक नया विकल्प रखना जरूरी है। और सैदापेट में इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो लोगों के हित में उठाई गई योजनाएं, वो तमाम योजनाएं लोगों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से एक बेहतर सरकार लोगों की बेहतरी कर सकती है। इस वक्त तमिलनाडु की जो गर्मी है
वो गर्मी की तपिश जो है इस चुनाव की तपिश से ज़्यादा गर्म नहीं लगती, क्योंकि जिस तरह से पार्टियां एक दूसरे को काटने की होड़ में है, यहाँ पर जिस तरह से हर कुछ दांव पर लगाकर ये प्रचार किया जा रहा है, उससे ये देखना दिलचस्प है कि अब तमिलनाडु में आने वाले दिनों में क्या बदलाव आएगा। कैमरामैन जस्टिन के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, चेन्नई। तो इस चुनावी टक्कर के बीच में कह सकते हैं कि जो एक राजनीतिक तपिश है और जो मौसमी तपिश है, उसके बीच में भी एक टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर, ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज। शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल। शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर। शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। और अब बात केरल की करते हैं। केरल में किस प्रकार के इस बार बदले हुए चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। केरल विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यूडीएफ और एलडीएफ ने लंबे समय तक वहां की राजनीति में पैर जमाए रखा और कई मौकों पर एक एक करके सत्ता में भी आए। लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि राज्य में पार्टी का गठबंधन वोटरों को तीसरा विकल्प दे रहा है। केंद्र में एनडीए सरकार की सफलता से स्थानीय बीजेपी नेताओं में उत्साह है और उनका मानना है कि पार्टी की जबरदस्त कामयाबी का असर दक्षिण में भी दिखाई देगा। यही वजह है कि कई दिग्गज भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें पार्टी के कद्दावर नेता ओ राजगोपाल से लेकर क्रिकेटर श्रीसंत तक शामिल हैं। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैलियों को लेकर भी पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं। In every 140 constituencies, the NDA candidates are there. Everywhere we see that the people are all thinking that we must have a change. Because the LDF and UDF, they are all ruling the state government for the last 60 years. But no change, no development. So the BJP has emerged as a third force in Kerala. पार्टी का ये उत्साह सिर्फ चुनावी हवाबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस आंकड़ों की जमीन भी है।
2011 के लोकसभा चुनाव में कुछ इलाकों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, खासकर तिरुवनंतपुरम में, जहां से ओ राजगोपाल मैदान में थे। उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बीजेपी के इस आत्मविश्वास को विरोधी दल खारिज करते हैं। There is one fact, with the help of this BJP central government, now BJP is trying to get their opportunity. But the people of Kerala have a good conscience that BJP is basically focusing on Hinduism. So I don't think BJP can open account in Kerala. विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केरल में अभी तक खाता भी नहीं खोला है, लेकिन इस बार उन्हें भरोसा है कि विधानसभा में उनके एमएलए भी अपनी सीट रिजर्व करेंगे। पार्टी पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत और नतीजों के लिहाज से अपनी रणनीति बना रही है। पिछले कई सालों से या फिर यूं कहें कई दशकों से केरला की सियासत में दो पार्टियां या फिर दो फ्रंट हावी रहे हैं, यूडीएफ और एलडीएफ। बीजेपी की इस बार कोशिश है कि कहीं न कहीं केरला की राजनीति में वो अपना खाता खोले, और इसके लिए पार्टी ने कई फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को और कई दिग्गजों को टिकट दिए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों तक केरला में प्रचार करेंगे। क्या वाकई ये तमाम प्रयास सफल हो पाते हैं या नहीं, इसका खुलासा 19 मई को होगा, जिस दिन नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन कुमार वेलू के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। और अब देखते हैं चुनावी टॉप 10 खबरें। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 16 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त हो गई। अंतिम दिन ओमन चांडी, एन रंगास्वामी समेत कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो किया। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि डीएमके और एआईएडीएमके तमिलनाडु की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रहे। भाजपा ने तमिलनाडु में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का विश्वास जताया है। तमिलनाडु के भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो कौशल विकास और रोजगार पैदा करने पर उसका जोर होगा। डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी। कांचीपुरम में एक चुनाव रैली में करुणानिधि ने मुख्यमंत्री जयललिता पर वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर शारदा घोटाले में आरोपी तृणमूल नेता मदन मित्रा की कड़ी निगरानी की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि मित्रा चुनाव के दौरान अपने प्रभाव वाले इलाके में मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विपक्ष के नेता वीएस अच्युतानंदन पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। एक चुनाव प्रचार के दौरान अच्युतानंदन ने आरोप लगाया था कि चांडी समेत अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 136 मामले हैं। केरल की एकमात्र महिला मंत्री पी.के. जयलक्ष्मी की शैक्षिक योग्यता विवादों के घेरे में आ गई है। राज्य की आदिवासी कल्याण मंत्री जयलक्ष्मी पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए गए अपने शपथ पत्र में शैक्षिक योग्यता गलत दिखाई है। पीडब्ल्यूएफ के सहयोगी दल डीएमडीके ने 16 मई के पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 30 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में डीएमडीके 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु में मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए एक गैर सरकारी संगठन ने चेन्नई में एक जागरूकता अभियान का संचालन किया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। अभियान के जरिए लोगों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की गई है। एक टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एक चुनावी बहस के दौरान भड़की हिंसा में केरल के श्रम मंत्री शिवू बाबू जॉन और वाम दल का एक प्रत्याशी घायल हो गया। दोनों समूहों के समर्थकों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।